हेलो एवरीवन। स्क्रीन में आपको दो सेक्शन दिख रहे होंगे, ए एंड बी। बराबर है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको दोनों में क्या समझ में आ रहा है। मैं बताता हूँ। जो ए सेक्शन है उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, और जबकि बी में एक सिंगल ग्रुप दिख रहा है। बराबर है, जबकि दोनों में डॉट्स की वैल्यू सेम ही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सेक्शन ए में हमने गैप दिया हुआ है तीन तीन डॉट के बीच में। ठीक है, इसलिए आपका ब्रेन ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है कि वो दो अलग अलग पार्ट हैं, और जबकि बी में ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक जैसे एक ही लाइन पे रखे हुए हैं, एक ही डिस्टेंस में। इसलिए यही है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमेट्री। ठीक है, आज हम इसी की बात करेंगे और देखेंगे कि ये लॉ कैसे डिसाइड करता है कि कोई भी डिजाइन क्लियर है या कंफ्यूजिंग है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमेट्री का हमारे यूआई डिजाइनिंग के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इससे यूजर आसानी से समझ सकता है कौन सी ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन किस ग्रुप के साथ बिलोंग कर रही है। अब ये कैसे पता चल रहा है? दो ग्रुप के बीच में जो स्पेसिंग आती है उससे यूजर कंफर्म हो जाता है कि एक ग्रुप की इंफॉर्मेशन इतनी है एंड सेकेंड ग्रुप की इंफॉर्मेशन इतनी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी जेस्चुरल साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है। ठीक है, क्या होता है ये? जो चीज एक दूसरे के पास में है, दिमाग उसको अपने आप एक ग्रुप के तरीके से मानता है। मतलब हमारा दिमाग किसी चीज को इंडिविजुअली नहीं देखता, वो पहले ग्रुप ढूंढता है। और ग्रुप का ऐसे डिसाइड होता है तो डिस्टेंस से, यानी जो पास पास है वो एक ही ग्रुप दिखेगा, जो दूर दूर है वो अलग अलग दिखेंगे। बस इतना सा सिंपल सा रूल है ये। और जब डिजाइनर इस चीज को यूआई में बहुत अच्छे से फॉलो करता है तो आपका पूरा डिजाइन बिना किसी एक वर्ड या सजेशन के भी यूजर को समझ में आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि उसको करना क्या है। आया समझ में? अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यूज होता है। अब ये न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, एक हेडलाइन है, उसके नीचे उसका फोटो है एंड देन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, फिर थोड़ा गैप है, उसके बाद नेक्स्ट हेडलाइन है, फिर एक फोटो है एंड नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है उसी के साथ। तो अब आपको पता चलता है ये दो अलग अलग न्यूज है। बराबर है, क्यों है? बिकॉज वो स्पेस, ठीक है, उसके कारण हमको समझ में आ रहा है कि ये अलग हो गया है यहाँ से। वैसे अब ये गूगल सर्च इंजन देखो, यहाँ पे आपने कुछ भी सर्च किया तो नॉर्मली कैसे आती है लिस्ट? पहला टाइटल, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन। बराबर, अब ये एक ग्रुप हो गया। अब आप यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस है। अब हमको यहाँ पे पता कैसे चल रहा है? तो ये स्पेस दिख रहा है दो लिंक के बीच में, तो ये स्पेस बता रहा है कि एक ग्रुप यहाँ पे खत्म हो गया और नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे चालू हो गया। बराबर है, इससे हमारा दिमाग कंसिडर कर लेता है कि दो अलग अलग है। वैसे ही अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म या कोई भी फॉर्म भरते हैं, वहां पे भी अलग अलग फील्ड्स होती है, उसके बीच में गैप होता है। वो गैप हमें बताता है कि एक फील्ड यहाँ पे खत्म हो गई, ये नेक्स्ट फील्ड है। बराबर, जो हमें भरनी है, लाइक ईमेल, फोन नंबर, नेम वगैरह जो भी उसमें रहता है। किसी ने हमें ये बताया नहीं है, बट हमारा दिमाग खुद समझ जाता है क्योंकि लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी काम कर रहा है वहां पे। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे ग्रुप्स खत्म होते हैं उसके बीच में अगर आपको स्पेस दिखा तो आपका दिमाग उस चीज को अलग ही समझेगा ऑटोमेटिकली। आया समझ में? तो हम देखते हैं कि अब ये डिजाइनिंग में कैसे काम करता है। ठीक है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो सोचो एक प्रोडक्ट कार्ड आप बना रहे हो, लाइक फ्लिपकार्ट का जैसा है। तो नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्ट की फ़ोटो और उसका नाम एंड प्राइस जो होता है, बेसिकली वो सब साथ में होता है, पास पास होता है, क्योंकि वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेट कर देगी। इमेज, उसी का नाम और उसी का प्राइस। ठीक है। दूसरा जैसे रेटिंग होता है और रिव्यूज़ काउंट होते हैं, वो एक साथ होते हैं थोड़ा गैप के साथ। थोड़ा गैप हो जाता है ऊपर वाले पार्ट में, जो नाम और प्राइस वगैरह डाला उसमें, और रेटिंग और रिव्यू काउंट में थोड़ा सा गैप होता है। लेकिन रिव्यू एंड रेटिंग काउंट साथ में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक अलग इन्फॉर्मेशन है और वो दोनों साथ में होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताती है। नेक्स्ट होता है हमारा ऐड कार्ड बटन या बाय बटन, वो एक अलग सेपरेट पार्ट में होता है। ठीक है, दोनों साथ साथ होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि ये एक्शन बटन है, ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक एक्शन बटन है। यूजर को क्या करना है वो ये दो बटन डिसाइड करेगी। बराबर है? अब तीन ग्रुप हो गए इसमें अलग अलग, तो यूजर को समझ में आ जाएगा कि मेरे को क्या करना है। पहले इन्फॉर्मेशन देखनी है, देन प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वहीं पे देख सकता है एंड लास्ट में एक्शन ले सकता है। तो तीन अलग अलग प्रोसेस हो गई उसके लिए और समझने में भी आसान हो गया। और अगर ये चीज़ ना हो तो यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है और कहाँ से करना है। शॉर्ट में समझे तो जो प्रॉक्सिमिटी होता है वो एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, बिना एक्स्ट्रा लाइन, बिना डिवाइडर, या आपको मतलब कोई बीच में आपको सेक्शन नहीं बनाना है। ऑटोमेटिक जो स्पेसिंग होती है उसी के थ्रू समझ में आ जाएगा कि ये दो अलग अलग पार्ट है। तो इमेजिन करो आप फॉर्म बना रहे हो और आपने उसके इनपुट फील्ड्स रखी है वहाँ पे, बट आपने बॉक्सेस ही नहीं रखे, या बॉक्सेस रखे हैं तो इनपुट फील्ड पहले डाल दिए एंड बॉक्सेस बाद में रखें। तो अब यूज़र को समझ में नहीं आएगा कौन से इनपुट फील्ड के साथ कौन सा बॉक्स है। बराबर, यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे हमने न्यूज़ का एग्जांपल लिया था, टाइटल, फोटो एंड डिस्क्रिप्शन।
लेकिन अगर मैं उसको चेंज कर दूँ या डिस्क्रिप्शन कहीं और रख दूँ, फोटो कहीं और, टाइटल और कहीं, तो कैसे समझेगा कि कौन सी न्यूज़ किसके साथ कनेक्टेड है, बराबर है। सो यहाँ पे भी यूज़र कंफ्यूज हो गया। ये हमें छोटी छोटी गलतियां लगती हैं, पर ये डायरेक्टली यूज़र का टाइम वेस्ट करती हैं और उसका ट्रस्ट भी तोड़ देती हैं। जब लॉ ऑफ अप्रॉक्सिमेटली बराबर से काम नहीं करता तो यूज़र को सोचना पड़ता है, और अगर यूज़र को सोचना पड़े कि उसको क्या एक्शन करना है या कैसे करना है या क्या पढ़ना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के साथ है, इसका मतलब आपका डिज़ाइन फेल हो गया। तो इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यूआई डिज़ाइनिंग के टाइम पे। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का पर्टिकुलरली यूज़ कैसे करें हमारे डिज़ाइन में, तो मिनिमम 2 से 3 रूल का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा प्रॉक्सिमिटी अच्छा हो जाता है। पहला रूल, रिलेटेड चीज़ों को पास में रखो, यानी जो इन्फॉर्मेशन एक साथ बिलोंग करती है, एक ही इन्फॉर्मेशन है या एक साथ आप दिखाना चाहते हो, उसको साथ में रखो। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे न्यूज़ का देखा था कि टाइटल, उसकी फ़ोटो और उसका डिस्क्रिप्शन एक ग्रुप, बराबर पास पास रखोगे तो वो एक ग्रुप में आपको समझ में आ जाएगा यूज़र को। वैसे ही फॉर्म का भी देखा था, फॉर्म का जो नाम होगा, टाइटल होगा, लाइक फुल नेम, एंड उसका जो लेबल होगा वो साथ में रखो, पास में रखो, तो ऑटोमेटिक यूज़र समझ जाएगा कि ये उसका ही बॉक्स है, यहाँ पे हमको नाम ही डालना है, बराबर है। नेक्स्ट है, स्पेस को सेपरेटर की तरह यूज़ करो, यानी जहाँ आप सेपरेट करना चाहते हो किसी ग्रुप को, वहाँ पे आपकी स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप इसका बराबर से यूज़ करते हो तो आपको किसी लाइन की ज़रूरत नहीं है, किसी बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, या किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है फॉर द सेपरेटर। स्पेस ही उस चीज़ का काम प्रॉपरली करेगा और यूज़र को 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, पहले ग्रुप बनाओ फिर स्टाइलिंग करो। अभी कलर, फॉन्ट, आइकॉन्स ये सब पहले मत डालो, पहले आप ग्रुप्स बनाओ कि आपकी मेन इंफॉर्मेशन कौन सी है, उसको कहाँ रखना चाहते हो, कैसे रखना चाहते हो, कितना गैप देना चाहते हो। देन आप बाकी चीज़ें डालो उसमें, कलर, इमेज, आइकॉन्स या जो भी आप उसमें डालना चाहते हो। अगर आप ये 2 और 3 रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली यूज़र के लिए सिंपल और रिलायबल हो जाएगा और यूज़र उसको आसानी से समझ पाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या बताता है, पास की चीजें एक दूसरे से रिलेटेड लगेंगी और दूर की चीजें अलग लगेंगी, यानी आपका दिमाग पास की चीजों को जो पास पास में होगी, एक साथ में रखी होंगी, उसको यूजर ऑटोमेटिक एक ग्रुप समझेगा, और जैसे ही आपने गैप बढ़ाया और दूसरी इंफॉर्मेशन चालू हुई और यूजर उसको अपने आप अलग कर लेगा। ठीक है। तो आगे से जब भी आप कोई एप्लीकेशन, वेबसाइट कुछ देखो तो इस चीज़ों को नोट करो, एक बार अच्छे से देखो और अपने डिज़ाइंस को और अच्छा करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।